चंगेज खान ने एक बार अपने 3 दूतों को ख्वारिज्म का जो शासक था अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड उसके पास में भेजा कि आओ मिलकर व्यापार करते हैं। ख्वारिज्म के शासक के द्वारा जो 3 दूत भेजे गए थे उसमें से एक मुसलमान था, उस मुसलमान का तो सिर कलम कर दिया गया। बाकी के 2 मंगोल थे, उन मंगोलों को गंजा कर दिया गया, सिर मुंडवा दिया गया और दाढ़ी उनकी काट दी गई। उस समय दाढ़ी काटने का मतलब यह होता था कि उस व्यक्ति को अगर मौत से भी कोई बदतर सजा होती है तो वो सजा दी जाए। और यहां पर गंजा इसलिए किया गया था, दाढ़ी इसलिए कटवाई गई थी कि यह सीधे चुनौती थी चंगेज खान के लिए। चंगेज खान को अपमानित किया गया था। बदले में चंगेज खान ने अटैक किया और शाह मोहम्मद सेकंड का जो चाचा था, जो ख्वारिज्म साम्राज्य का एक शहर था ओट्रार, उस ओट्रार का सूबेदार था जिसका नाम था इनाल चुक। वैसे गायर खान था लेकिन इनाल चुक की उसकी उपाधि थी। उसको पकड़ा गया और पकड़ने के बाद उसके कान में चांदी पिघलाकर भर दी गई, आंखों को फोड़ दिया गया और उन गड्ढों में चांदी को पिघलाकर भर दिया गया। चंगेज खान का जो बेटा था तोलुई, उसने उसी ख्वारिज्म साम्राज्य के एक शहर पर अटैक किया, खुरासान, और यह आदेश दिया कि यहां पर कोई भी जीवित नहीं रहना चाहिए। कोई भी का मतलब कोई भी, पशु पक्षी कोई भी हो, इंसानों को तो छोड़ो, कुत्ते बिल्लियों तक को उस शहर में मार दिया गया था। मोहम्मद शाह का पीछा किया गया। चंगेज खान ने अपने 2 सेनापतियों को लगाया कि रास्ते में तुमको ना तो कोई लूट करनी है ना किसी की हत्या करनी है, बस तुमको केवल इस शाह का जो भागता फिर रहा है अपनी जान बचाने के लिए, केवल इसका पीछा करना है। वो भागता 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 आगे गया और जो कैस्पियन सागर आता है उसके पास किसी टापू पर रहता हुआ निमोनिया हो गया और उसकी अंतिम स्थिति यह थी कि वो मोहम्मद शाह जिसके पास में कभी 5 से 6 लाख की फौज हुआ करती थी, वो मोहम्मद शाह जो कभी अपने आप को दूसरा सिकंदर बोलता था, बहुत बड़ा जिसके पास में साम्राज्य था मध्य एशिया का, जब उसको दफन किया गया तो उसके पास कफन तक के पैसे नहीं थे। उसका कोई नौकर था, उस नौकर के कपड़ों को कफन के तौर पर काम में लिया गया। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक तरफ ख्वारिज्म साम्राज्य का उदय, वो मुस्लिम सत्ता जो बहुत ताकतवर थी, और मंगोल शासक चंगेज खान के द्वारा उसका पतन किया जाना। चंगेज खान जो मुसलमान नहीं था, अलग अलग मंगोलिया में कबीले होते थे, कबीले के सरदार को खान कहा जाता था। ये प्रकृति पूजक थे, मतलब प्रकृति की पूजा किया करते थे, और इनके जो देवता थे मुख्य रूप से तेंगरी को पूजा करते थे। तेंगरी का मतलब ये होता है जो आसमान होता है, उस आसमान के देवता को तेंगरी कहा जाता है। बात है 12वीं शताब्दी के अंत की और 13वीं शताब्दी के शुरुआत की। 13वीं शताब्दी का मतलब जब हम बोलते हैं 1205, 1206, 1210, तो इसका मतलब हम 13वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। तो इस 13वीं शताब्दी के शुरुआत में मध्य पूर्व में एक साम्राज्य का बहुत तेजी से सत्ता के रूप में वो उभरा, बहुत बड़ा साम्राज्य बना जिसको हम ख्वारिज्म साम्राज्य के नाम से जानते हैं। आज के अगर हम देशों की बात करें तो जो आपका ईरान आता है, तुर्कमेनिस्तान आता है, उज्बेकिस्तान आता है, ऐसे कुछ आज के जो 4-5 देश हैं वो उस ख्वारिज्म साम्राज्य के अंतर्गत आया करते थे। यहां पर और भी कुछ साम्राज्य थे जैसे गुरिड साम्राज्य, सेल्जुक तुर्क, ये कमजोर हुए तो ये जो ख्वारिज्म साम्राज्य था ये एक प्रमुख ताकत के रूप में यहां पर उभरा। पूर्व की तरफ अगर हम बात करें तो मंगोल जिनका जो नेता था वो था तैमुजिन। 1206 में वो 6 के लगभग चंगेज खान के नाम से वो शासक बनता है। अपनी सेना को वो संगठित करता है। अलग अलग वहां पर कबीले थे, उन कबीलों को संगठित करके एक बहुत शक्तिशाली सेना वो तैयार करता है और अपने साम्राज्य का बहुत तेजी से विस्तार करता है। सेना को ताकतवर बनाने के लिए एक पद्धति को अपनाता है जिसको दशमलव पद्धति कहा गया। इसका मतलब यह है कि हर 10 के ऊपर एक कमांडर होता था, हर 10 गुना के ऊपर एक कोई कमांडर है, इसके अधीन 10 सैनिक, इन 10 सैनिकों में से प्रत्येक के अधीन नीचे 100 सैनिक, इन 100 सैनिकों में से प्रत्येक के अधीन नीचे 1000 सैनिक। तो मतलब एक श्रृंखला बन गई। इससे क्या होता था कि कोई भी अगर एक आदेश होता था तो उस आदेश को
सेना के अंतिम छोर पर जो सैनिक है उस तक पहुंचाना बहुत सरल होता था। 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 1,00,000, इस तरीके से आसानी से वो आदेश पहुंच जाता था। चंगेज खान जो इस समय एक तो चीन की तरफ लड़ाई लड़ रहा था, वहां का जिन साम्राज्य है उसके साथ में लड़ रहा था, जिन राजवंश के खिलाफ। दूसरा, चंगेज खान ने कारा खिताई साम्राज्य का जब अंत कर दिया तो उसकी सीमाएं डायरेक्ट इस ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ में आकर भिड़ गई। चंगेज खान ने अपने लगभग 450 से 500 व्यापारी शाह मुहम्मद के पास में भेजे, इस उद्देश्य से और इस संदेश के साथ में एक पत्र भी भेजा कि मिलकर व्यापार करते हैं। मैं उगते हुए सूरज का स्वामी हूं और तुम डूबते हुए सूरज के शासक हो। मैं युद्ध नहीं चाहता हूं तुमसे, मिलकर व्यापार करते हैं। वो व्यापारी भेजता है 450 से 500 व्यापारी। ये व्यापारी जाते हैं, महंगे महंगे उपहार लेकर जाते हैं वहां के शाह मुहम्मद के लिए, जिसमें कीमती ऊंट भी होते हैं, सोना चांदी और जो बाकी जो चीजें होती हैं ये लोग उस साइड में लेकर जाते हैं। ये जो ख्वारिज्म साम्राज्य था, एक शहर आता है इसका, सीमावर्ती शहर ओट्रार। ओट्रार जब ये पहुंचते हैं तो वहां का एक सूबेदार इनको रोकता है, इन व्यापारियों को। वो सूबेदार शाह मुहम्मद का चाचा था, वहां का सूबेदार था। इसका नाम था इनालचुक। हालांकि वास्तविक नाम तो गायर खान था, लेकिन इनालचुक की इसको उपाधि दी गई थी। ये उन व्यापारियों को रोकता है और ये शक प्रकट करता है, संदेह प्रकट करता है, मतलब अपने राजा के पास में ये मैसेज भिजवाता है कि कुछ व्यापारी आए हुए हैं और मुझे शक है कि ये जासूस है। हालांकि उस समय ऐसा होता भी था, बहुत सारे व्यापारी होते थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और वो जासूस के रूप में भी कार्य किया करते थे। तो शाह से ये कहता है कि मुझे शक है ये जासूस हैं, तो मुझे परमिशन दी जाए, मैं इनका खात्मा कर दूं। उनको बहुत क्रूरतापूर्वक इनालचुक के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक कहानी यह भी बताई जाती है कि वो जो व्यापारी आए थे, उन व्यापारियों में से कोई एक व्यापारी था जिसने उसको इनालचुक के नाम से पुकारा, मतलब शायद उसको संबोधन इस तरीके से किया जो इनालचुक को या गायर खान को ये बात पसंद नहीं आई। खैर फाइनली रिजल्ट ये रहा कि उसने उन व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया। उनमें से कोई एक व्यापारी था, वो वहां से बचकर भागने में सफल रहा और चंगेज खान के पास जाकर उसने सारी आप बीती बताई कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ में हुई है। चंगेज खान अभी भी युद्ध करने को तैयार नहीं था, वो अभी भी मित्रता चाहता था ख्वारिज्म साम्राज्य के साथ में, मतलब वहां के शाह, वहां के शासक मोहम्मद सेकंड के साथ में अभी भी वो व्यापारिक संबंध स्थापित करना चाहता था। उसने 3 दूत भेजे, जिसमें एक मुस्लिम था, 2 मंगोल थे। जैसा मैंने बताया ये मंगोल मुसलमान नहीं थे, प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। मुख्य रूप से जो आसमान का जो देवता होता है जिसको तेंग्रिये बोलते थे, उसकी पूजा किया करते थे। जैसे सनातन में हम बात करें तो हम मूर्त भी पूजते हैं, अमूर्त रूप भी पूजते हैं, हम कण कण में ईश्वर को मानते हैं, हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं, हम सूर्य मतलब प्रकृति, सूर्य हो गए, पर्वत हो गए, नदी हो गई, हम सबकी पूजा करते हैं। तो मंगोल जो है वो प्रकृति पूजक थे मुख्य रूप से। ये 3 दूत जब वहां पर भेजे जाते हैं तो शाह के द्वारा ये आदेश दिया जाता है, जब ये दरबार में उपस्थित होते हैं तो शाह ये कहता है कि इस एक व्यक्ति का तो सर कलम कर दिया जाए, जो मुस्लिम होता है उसका सर कलम कर दिया जाता है। बाकी जो दोनों हैं उन दोनों को गंजा कर दिया जाता है, मतलब जिसको मुंडवाना बोला जाता है। सिर मुंडवा दिए जाते हैं और दाढ़ी को भी काट दिया जाता है। अब जैसा मैंने वीडियो के आरंभ में आपको बताया कि उस समय दाढ़ी नहीं काटी जाती थी। दाढ़ी काटने का अर्थ यह होता था कि उस व्यक्ति की मर्दानगी को चुनौती होती थी। अब इनकी दाढ़ी काटी गई, सिर मुंडवा दिए गए और अपमानित किया गया और फिर चंगेज खान के पास में भेजा। तो इसका सीधा सा मतलब यह था कि एक तो उन व्यक्तियों की मर्दानगी को चुनौती, दूसरा सीधे चंगेज खान को चुनौती। चंगेज खान और वहां की जो उसकी जो प्रजा थी वो ये मानते थे कि ये दैवीय आशीर्वाद है, देवता के आशीर्वाद से ही, जो तेंगरी हैं उनके आशीर्वाद से ही चंगेज खान शासन कर रहा है। तो इसका मतलब उस देवता को भी सीधी चुनौती, जो देवता ये कहता है कि नहीं चंगेज खान जो है वो यहां पर शासन करेगा। अब चंगेज खान बहुत आग बबूला हो जाता है और वो एक पर्वत पर जाता है, वो पर्वत है बुरखान खालदून। उस पर्वत को बहुत पवित्र माना जाता है और यह भी बताया जाता है कि चंगेज खान की जब डेथ हुई थी तो उसी पर्वत के आसपास में उसको कहीं पर दफनाया गया था। और उसके संबंध में भी ये और बताया जाता है, अलग अलग इतिहासकार ये बात करते हैं, कुछ इसको खारिज भी कर देते हैं और कुछ इसको मानते भी हैं
कि चंगेज खान की यह इच्छा थी कि मुझे जब दफनाया जाए तो उस स्थान का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसीलिए जब उसको दफनाया गया तो जो लोग उसको लेकर गए थे उनको मौत के घाट उतार दिया गया, और कुछ और जो लोग थे उनको बाकी लोगों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा गया जीवित जो वहां पर उसको दफनाने के लिए गए थे। उस बुरखान खालदून जो पर्वत है उस एरिया में, बहुत बड़ा क्षेत्र है जो अभी वर्तमान में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है उसमें सम्मिलित किया हुआ है। तो बहुत लोग उस समय मार दिए गए थे। यह भी बताया जाता है कि जब उसको दफनाया गया था तो बहुत सारे उस क्षेत्र में घोड़े दौड़ा दिए गए थे ताकि भूमि समतल हो जाए। मतलब अलग अलग कहानियां हैं। ठीक है। अब चंगेज खान वहां पर जाता है बुरखान खालदून पर्वत पर और तेंगरी की पूजा करता है, मतलब आकाश के देवता की पूजा करता है। सम्मान के लिए वो सबसे पहले अपनी टोपी उतारता है कि देवता मैं आपके समक्ष टोपी उतार रहा हूं, बेल्ट को अपने गले में डालता है। तो इसका मतलब ये होता था कि मैं आपके समक्ष पूर्ण समर्पण से आया हूं। अब मैं वहां पर जो ये कत्लेआम करने के लिए जा रहा हूं, लोगों को मारने के लिए जा रहा हूं, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उनको मौका दिया था। इसलिए आप मुझे शक्ति दो, ताकत दो कि मैं इस बात का, अपने अपमान का बदला ले सकूं। अब वो अटैक करता है, वो ख्वारिज्म साम्राज्य की तरफ जाता है। देखो चंगेज खान की फौज ज्यादा बड़ी नहीं थी, तुलनात्मक रूप से वहां का जो शाह था अलाउद्दीन मोहम्मद सेकंड, उसकी फौज तुलनात्मक रूप से बड़ी ही नहीं, बहुत बड़ी फौज थी। लेकिन उसकी फौज कमजोर थी। उसका कारण यह था कि ज्यादातर खानाबदोश जनजातियां थी। शाह की जो ख्वारिज्म का जो शासक था उसकी फौज ज्यादातर खानाबदोश जनजातियां थी। इसके अलावा कंगली तुर्क थे। ये लोग अवसरवादी थे कि ज्यादातर लूटपाट के लिए युद्ध लड़ा करते थे कि वहां अगर कोई लूटपाट से कुछ अगर मिल जाएगा वहां पर तो ठीक है, लड़ने के लिए चल लेते हैं। फिर दूसरा, उसकी फौज अंदर से खोखली भी थी। उसकी फौज के मतलब सत्ता के एक प्रकार से दो सेंटर थे, एक तो वो खुद और दूसरा उसकी जो माता थी तेरकेन खातून। तो काफी कमांडर तो ऐसे थे जो तेरकेन खातून के प्रति लॉयल थे और काफी कमांडर ऐसे थे जो शाह मोहम्मद के प्रति लॉयल थे। तो एक प्रकार से दो अलग अलग गुट बने हुए थे। अब जब मोहम्मद शाह को इस बात का पता चला कि चंगेज खान आ रहा अटैक करने के लिए, तो उसने पता नहीं ये क्या अजीब सी रणनीति अपनाई। हालांकि उसके कुछ कमांडर ने इस चीज का विरोध भी किया था। उसने अपनी सेना को संगठित करने की बजाय अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया। जबकि हम ये देखते हैं कि जब कभी भी अटैक होता है तो राजा अपनी पूरी फौज को संगठित कर लेता है, लेकिन उसने अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया कि कुछ फौज जाओ वो खुरासान की तरफ चले जाओ, कुछ जो है वो समरकंद की तरफ चले जाओ, कुछ जो है वो ओटरार की तरफ चले जाओ, कुछ जो है वो अलग क्षेत्रों की तरफ चले जाओ। तो पूरी फौज को संगठित करने की बजाय उसने अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। मन में ये विचार आता है कि आखिर उसने इतनी मूर्खता क्यों की, फौज को संगठित रखता, अलग अलग जगह क्यों बांट दिया। तो उसका कारण एक तो ये कि फौज के प्रति, कमांडर के प्रति उसके मन में अविश्वास था। जैसा मैंने आपको बताया कि काफी जो कमांडर हैं वो उसकी जो माता थी उसके प्रति लॉयल थे, कुछ कमांडर उसके प्रति लॉयल थे। दूसरा, उसका यह भी मानना था कि ये जो मंगोल हैं ये शहरी क्षेत्रों में लड़ने के आदि नहीं है, यहां पर ये नहीं लड़ सकते क्योंकि यहां पर किले वगैरह बने हुए हैं और हम अपनी सुरक्षा यहां पर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो फौज उसकी बहुत बड़ी थी, कहां 4.5 से 5 लाख या 5 से 6 लाख की फौज। बजाय इसके ज्यादातर सोर्स ये कहते हैं कि चंगेज खान जो है वो कोई 1 से 1.5 लाख की फौज लेकर चला था, लेकिन उसकी फौज बहुत अच्छे तरीके से संगठित थी। जो मैंने आपको दशमलव प्रणाली बताई कि 10 पर एक कमांडर, कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, तो इस पर फौज को उसने बहुत अच्छे तरीके से संगठित किया हुआ था। फिर दूसरा, जब उसने चीन की तरफ अटैक किया था तो वहां से भी वो कुछ ऐसे हथियार उसने प्राप्त कर लिए थे जो इस प्रकार के किलों की दीवारों को बहुत आसानी से तोड़ सकते थे। खैर, चंगेज खान अपनी फौज लेकर और ख्वारिज्म साम्राज्य का जो शहर है ओट्रार, वहां पर पहुंचा। ये ओट्रार वही जहां पर उन 450 से 500 व्यापारियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जो शाह का चाचा था इनालचुक या गायर खान, जिसने मौत के घाट उतारा था, इस शहर पर अटैक किया। वो लड़ता रहा, इनालचुक जो वहां का कमांडर था लड़ता रहा, बड़ी बहादुरी से वो लड़ा। और जब उसके पास में सारे तीर हथियार खत्म हो चुके थे तो उसने फिर भाटे और ईंट फेंकनी शुरू कर दी। खैर, उसको पकड़ लिया गया और चंगेज खान के सामने लाया गया। चंगेज खान ने आदेश दिया कि इसके कान में चांदी पिघलाकर और वो चांदी भर दी जाए इसके कान में। इसके अलावा आंखें फोड़ दी जाएं और आंखें फोड़ने के बाद उन गड्ढों में उस चांदी को पिघलाकर वहां पर भी भर दिया जाए और बहुत क्रूरतापूर्वक उसको इस प्रकार से मार दिया गया। यह क्रूरता दिखाने का एक मनोवैज्ञानिक कारण यह होता था
कि आगे जब ये खबर फैलेगी तो आगे लड़ने वालों का मनोबल अपने आप ही टूट जाएगा कि वो इतनी भयंकर क्रूरता उसने वहां पर दिखाई, तो हमारे साथ भी इस प्रकार की क्रूरता दिखाई जा सकती है, तो लड़ने से अच्छा है कि समर्पण कर दिया जाए। अब ओट्रार शहर पर मंगोलों का कब्जा हो चुका था, तो चंगेज खान ने यहां पे अपनी सेना को कुछ हिस्सों में विभाजित किया। चगताई और ओगेदोई जो उसके कमांडर थे, उनको तो ओट्रार की घेराबंदी के लिए रखा कि तुम यहां पर अपना कब्जा रखो। इसके अलावा उसका जो बड़ा बेटा था जोची, उस जोची को कहा कि तुम नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओ, उत्तर पश्चिम की तरफ, और खुद वो अपने छोटे बेटे जिसका नाम क्या था, तोलुई, तोलुई के साथ में वो चल दिया आगे की तरफ, जो ख्वारिज्म साम्राज्य की जो राजधानी थी उस राजधानी पर अटैक करने के लिए। मोहम्मद शाह के दिमाग में यह था कि रास्ते में बहुत बड़ा रेगिस्तान आता है, काजिल कुम, और काजिल कुम को वो पार नहीं कर सकता। बजाय इसके मंगोल बहुत तेजी से आगे बढ़े, और उनके जो घुड़सवार थे वो एक दिन में लगभग 80 से 100 मील तक ट्रेवल कर सकते थे। आगे की तरफ वो बढ़े और सबसे पहले वो पहुंचे बुखारा शहर में। बुखारा शहर में जब वो गए, वहां के लोगों ने समर्पण कर दिया। वो बुखारा में गया, कत्लेआम किया। कत्लेआम करने से पहले वहां कोई एक मीनार है, कल्याणी, कोई मीनार मीनार कोई मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, उस मीनार के पास में एक कोई मस्जिद, जामा मस्जिद, उस जामा मस्जिद पर वो चढ़ा और उसने वहां के लोगों को संबोधित किया मारने से पहले, और ये कहा कि बुखारा के लोगों, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर के द्वारा भेजा गया दंड हूं। तुमने बहुत सारे पाप किए हैं, अगर तुमने पाप ना किए होते तो ईश्वर मुझे तुम्हारे पास में एक दंड के रूप में ना भेजता। और यह कहने के बाद उसने वहां के लोगों को बहुत क्रूरता पूर्वक मौत के घाट उतार दिया। अब इस बुखारा शहर पर भी चंगेज खान का कब्जा हो चुका था। यह बुखारा शहर जो इस्लामिक कल्चर का एक सेंटर था, अब मंगोलों के अधिकार में आ चुका था। अब यह सेना आगे बढ़ी और आगे बढ़कर जो ख्वारिज्म साम्राज्य की राजधानी थी समरकंद, उस समरकंद पे ये पहुंच गए। अब ये रास्ते में जो जो क्रूरता कर रहे थे, उस क्रूरता की सारी खबरें वहां पहुंच ही रही थी। तो वहां की जो सेना थी, उन सैनिकों में बहुत ज्यादा निराशा थी और मनोवैज्ञानिक रूप से वो पहले अपने आप को हार मान चुके थे और जाकर उन्होंने समर्पण कर दिया। मतलब जैसे ही मंगोल वहां पर पहुंचे तो ज्यादातर वहां पर समरकंद में जो तुर्क थे, मोहम्मद शाह के जो सैनिक थे, उन्होंने समर्पण कर दिया और यह कहा कि हम तुम्हारी तरफ हैं। लेकिन चंगेज खान ने उनको भी नहीं छोड़ा, उन सबको मौत के घाट उतार दिया, ये कहते हुए कि जो अपने शासक के प्रति वफादार नहीं हो सका, वो मेरे प्रति कैसे वफादार होगा। मोहम्मद शाह का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और इस डर से कि चंगेज खान मेरे साथ भी इसी प्रकार की क्रूरता करेगा, वो लड़ने की बजाय और राजधानी को छोड़कर और पश्चिम की तरफ भागना उसने शुरू कर दिया। मंगोल किधर से आ रहे, पूर्व की तरफ से आ रहे, तो मंगोलों से लड़ने के लिए कहां जाना पड़ेगा, पूर्व की तरफ, वो उसकी राजधानी में। लेकिन वो पहले ही समरकंद को छोड़कर और लगातार भागता गया, भागता गया, भागता गया। भागते भागते कैस्पियन सागर की तरफ वो भागा। वहां पर एक कोई द्वीप आता है, एक आइलैंड आता है, अबास्कुल, वहां पर वो पहुंचा। तो चंगेज खान ने अपने 2 कमांडर्स के नेतृत्व में एक फौज उसके पीछे लगा दी। एक कमांडर का नाम जेबे था और एक का नाम सुबुताई। जेबे और सुबुताई के नेतृत्व में बोले जाओ, तुमको कहीं रास्ते में किसी की हत्या नहीं करनी है, ना किसी को लूटना है, तुम्हारा केवल एक ही टारगेट है कि इस मोहम्मद शाह को पकड़ना। हालांकि वो वहां पर चला गया कैस्पियन सागर की तरफ, किसी आइलैंड पर वो बैठा रहा, इधर उधर छुपता रहा, और उसकी अंतिम स्थिति ये हो गई कि ख्वारिज्म का वो शासक जिसके पास में कभी 5 से 6 लाख की फौज थी, ख्वारिज्म का वो शासक जो अपने आप को ये कहता था मैं दूसरा सिकंदर हूं, मुझे इस धरती पर राज करना है, बहुत पैसा था, अंतिम समय में उसको कफन के लिए कपड़ा भी नसीब नहीं हुआ, उसके किसी नौकर के जो कपड़े थे उनको कफन के तौर पर काम में दिया गया। चंगेज खान के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो जानकारी ये मिलती है, जहां जहां उसने अटैक किए वहां पर वो पहले अपना एक मैसेज भेजता था। वो कोशिश ये करता था किसी संधि की या फिर किसी मेल झोल का वो प्रयास करता था, और सामने वाला जब उस मौके को चूक जाता था तो उसके बाद वो इतनी भयंकर क्रूरता का प्रदर्शन करता था वहां पर कि बाकी जो शासक होते थे उनके मन में एक मनोवैज्ञानिक हार एक प्रकार से पैदा हो जाती थी कि चंगेज खान से नहीं लड़ना। अब मोहम्मद शाह भी मारा गया, इस ख्वारिज्म साम्राज्य पर मंगोलों का अधिकार भी हो गया। ये इतने में ही नहीं रुके, इस ख्वारिज्म साम्राज्य की जो पहले राजधानी थी उर्गेंच, उस उर्गेंच में भी नरसंहार किया
और हर मंगोल सैनिक को यह टारगेट दिया कि तुमको कम से कम 15 लोगों का सर कलम करना है। 40,000 सैनिकों को यह कहा था क्या कि तुमको कम से कम हर व्यक्ति को 15 लोगों का सर कलम करना है। और इनका जो कमांडर था ओगेदोई के नेतृत्व में वहां पर नरसंहार हुआ। इसके अलावा ये जो खुरासान है, इस खुरासान में चंगेज खान का जो छोटा बेटा था तोलुई ने भयंकर नरसंहार किया और उसने जानवरों तक को नहीं छोड़ा। हुआ क्या था कि वहां के लोगों ने, खुरासान के लोगों ने तोलुई का जो बहनोई था, उस बहनोई को मौत के घाट उतार दिया। तो तोलुई बहुत क्रोधित हुआ और उसने ये कहा कि इंसानों को तो मारना ही मारना है। इसके अलावा यहां पर कोई भी जीवित पशु पक्षी जीवित नहीं रहना चाहिए। अब पक्षी को तो खैर कहां से पकड़े, पर हाथ में आ जाए तो मार भी दे। लेकिन पढ़ने को यह मिलता है कि तोलुई के इस आदेश पर कुत्ते बिल्लियों तक को जो भी मिला, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा गया था। खैर, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।